हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम किसी चार्ज Q2 को किसी पॉइंट चार्ज Q2 को अनदर पॉइंट चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट चार्ज है Q1, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। बोले तो ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने इससे r डिस्टेंस पर एक अनदर चार्ज Q2 प्लेस किया एट पॉइंट A। तो अपन ने देखा था कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी आई थी? K Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान है इस फॉर्मूले की कंडीशन, कुछ कंडीशन है। Q1 और Q2 दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या एज्यूम करनी पड़ेगी? जीरो। तो अगर आपने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम किया हुआ है और इस पॉइंट चार्ज Q2 को Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते इस पॉइंट A पर, तो इस चार्ज Q2 का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। फिर बोल रहा हूं, बच्चे जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी याद आती है तो फटाफट उनको याद आता है कि Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन ध्यान रहे ये Q2 और Q1 दोनों क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। बोले तो ये Q2 पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होना चाहिए और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी अपन को क्या एज्यूम करनी पड़ेगी? जीरो। अपन ने एक और बात देखी थी कि जो ये Q1 और Q2 दोनों आएंगे वो क्या आएंगे? विद साइन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज की नेचर का इफेक्ट डायरेक्शन में तो जाएगा ही नहीं। अरे डायरेक्शन होती नहीं, कहां जाएगा? तो चार्ज की नेचर का इफेक्ट कहां जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर ही जाएगा। ठीक है। अब अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से बात करें तो अपन ने चार्ज Q2 को A पर रखा, तो लेट अस सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? उस चार्ज को इनफाइनाइट, मेन इंपॉर्टेंट बात इंफिनिटी नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस जगह से लेकर आए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम किए? जीरो। अपने लेवल पर जनरली इंफिनिटी पे एज्यूम जीरो करते हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट बोल देते हैं इनफाइनाइट से। लेकिन एक्चुअल में इंफिनिटी से मतलब नहीं है, आप उस जगह से लेकर आएंगे जहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम किए? जीरो। तो मैं रिपीट करता हूं, अपन बोलते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चार्ज का किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा? उस चार्ज को उस जगह से जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम की गई है, इट्स मींस इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा विदाउट चेंजिंग स्पीड, उस वर्क डन के इक्वल होगा। तो किसी भी चार्ज की किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा विदाउट चेंजिंग स्पीड उसके इक्वल होगा। मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स in bringing the charge from infinity to that point without changing speed। means इस Q2 को पकड़ के यहां तक लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा उस वर्क के इक्वल होगी, लेकिन इस ड्यूरेशन में उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? Q2 को अगर मैं यहां पर लेकर आता हूं, इस A पर लेकर आता हूं और एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करता है वो कितना करता है? W डैश। कितना वर्क करता है? W डैश वर्क करता है। तो इस चार्ज Q2 की इस A पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? U इक्वल टू W डैश। और U किसके इक्वल है? U किसके इक्वल है? K
Q1 Q2 अपॉन R। इसका मतलब मैं यूं भी बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं यूं भी बोल सकता हूं, इस Q2 को इंफिनिटी से Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R। अगर अपन एक और थोड़ा सा बात करते हैं, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाएंगे, उस पॉइंट तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको बोले तो एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा समझिएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू W डैश, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो U2 माइनस U1 इक्वल टू कितना है, W डैश। तो जब भी आप किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह की लेके जाएंगे और एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं पेन को नीचे से ऊपर लिफ्ट करता हूं, तो जब पेन को नीचे से ऊपर लिफ्ट करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या करना चाहता है, नीचे ले जाना चाहता है। तो अगर मेरे को इसको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और जो आपको बोले तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही कहा जाएगा, उसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो समझिएगा U2 माइनस U1 इक्वल टू W डैश है। इफ वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने में एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा तो U2 माइनस U1 भी क्या होगा, पॉजिटिव, और U2 माइनस U1 पॉजिटिव होगा, इसका मतलब U2 ग्रेटर देन क्या होगा, U1। तो जब भी किसी चार्ज को बॉडी को डिस्प्लेस करने में एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है तो वो वर्क कहां चला जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बोले तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब बॉडी को डिस्प्लेस करने में एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो आप ये देख लो कि अगर चार्ज को डिस्प्लेस करने में आपको ताकत लगानी पड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और अगर आपको वर्क करना नहीं पड़ रहा, आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाइए, वो जो कह रहा है वो अपने आप हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये Q1 है, ये Q2 है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। आपसे बोला जाता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 increases then what will be the change in potential energy of this system। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होगी कि जब आपको वर्क करना पड़े, जो काम क्वेश्चन कह रहा है उस काम को करने के लिए आपको वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वर्क नहीं करना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एक बार बताओ, ये Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट, रिपेल करेंगे। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आपसे बोला जाता कि अगर मेरे को Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करनी है तो क्या होगा, तो ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा। अब आप चाहते हैं कि इनकी बीच की डिस्टेंस कम हो जाए, बोले तो पास पास में जाए, अपने आप आ जाएगी क्या, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आपको इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, सॉरी, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। मींस आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगेगा, तो पास में लाने के लिए आपको खुद को ताकत लगानी पड़ेगी, और पास में लाने के लिए आपको खुद को ताकत लगानी पड़ेगी। तो अब की बात पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी।
तो बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को ताकत लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वजह से ही अपने आप जो प्रोसेस होना है वो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। समझिएगा, इस पेन को ऊपर से नीचे लाने के लिए मेरे को वर्क करने की जरूरत है क्या? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ही खुद इसको पकड़ के नीचे ले आएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब अगर इस पेन को नीचे से ऊपर ले जाना है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ले जा पाएगा क्या इसको नीचे से ऊपर? नहीं, मेरे को खुद को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो जब मेरे को इसको नीचे से ऊपर लाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो आप जो वर्क करते हैं वो वर्क ही किसके अंदर जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो आप जो वर्क कर रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी में तो जाएगा ही नहीं। तो आप जो वर्क कर रहे हो वो सारा का सारा वर्क कहां पर जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो बैक टू दी प्रिविलेज आ जाए, इसका मतलब किसी भी चार्ज Q2 को Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको लाना है, तो आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? K Q1 Q2 अपॉन R। Q1 बोले तो सोर्स चार्ज, Q2 बोले तो टेस्ट चार्ज, जिसको आप लेकर आ रहे हो। अब अपन डिस्कस करते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। बोले तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट अस सपोज आपके सिस्टम में 3 और मोर देन 3 चार्जेस है, ये जैसे 4 चार्जेस है, और आपको बोला गया भैया इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताने का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उस चार्ज को इनफाइनाइट से उस जगह तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। वो तो एक पर्टिकुलर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर अपन को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है? इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने में जो वर्क डन आपको करना पड़ा है, इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने में वर्क डन से मतलब ये जो चार्ज थे बेसिकली यहां थोड़ी थे, ये चार्ज को पता नहीं कहां थे। इस सिस्टम को बनाने में आपको जो वर्क किया, आपने जो वर्क किया वही सिस्टम की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो बात आती इस सिस्टम को बनाने में क्या वर्क करना पड़ा, इसका मतलब बेसिकली क्या थे? ये सारे चार्ज कहां पर थे? इनफाइनाइट पे थे। इनफाइनाइट पे थे, अपन पकड़ पकड़ के लेकर आए, और इनको लाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन ही इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी अपन को किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, इसका मतलब उस सिस्टम को बनाने में आपको कितना काम करना पड़ा वो आपको बताना है। अब उस सिस्टम को बनाने में कितना काम करने से मतलब क्या है? एक्चुअल में ये सारे चार्ज यहाँ थोड़ी थे, इनको आपने अरेंज किया, तो एक्चुअल में ये सारे चार्ज कहां थे? इनफाइनाइट पे थे। आप इनको पकड़ के इनफाइनाइट से यहां लेकर आए, लाने में जो वर्क आपको करना पड़ा, टोटल वर्क आपको जो करना पड़ा, तो वो टोटल वर्क की क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करें? आप ये एज्यूम करें कि इनमें से कोई भी चार्ज यहां पर नहीं था। ये सारे चार्ज तो इनफाइनाइट पे थे। अब अपन इन्फिनिटी से एक एक करके चार्ज को यहां पर अपनी अपनी जगह पर लेकर आएंगे, और हर चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को फाइंड आउट कर लेंगे, और टोटल वर्क फाइंड आउट करके सारे वर्क को ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा, और वो टोटल वर्क की किसके इक्वल होगा? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो सेट स्टेप से
अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो अपन ये एज्यूम करेंगे ऑल द चार्जेस ऑफ दिस सिस्टम आर एट इंफिनिटी। सारे के सारे चार्ज कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। अब अपन क्या करेंगे, एक चार्ज को लाएंगे, उसको लाने में वर्क डन निकालेंगे, फिर दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से उस जगह पर लाएंगे जहां पर वो था, लाने में वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर थर्ड चार्ज को लाएंगे, उसको इंफिनिटी से लाने में वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हर चार्ज को इंफिनिटी से उसकी जगह पर लाने में वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा इन अरेंजिंग द सिस्टम। और वो टोटल वर्क डन जो होगा वही क्या हो जाएगी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिएगा मतलब क्या है, समझिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके सिस्टम में कितने चार्ज है? दो। तो लेट अस सपोज ये चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज हो गया Q2, इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है R। आपसे बोला जाता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है मुझे, तो इस सिस्टम को अरेंज करने में कितना वर्क करना पड़ा। तो अपन ये एज्यूम करेंगे कि ये दोनों चार्जेस, इस सिस्टम के दोनों चार्जेस कहां पर थे? इनफाइनाइट पर थे। कहां पर थे? इंफिनिटी पे थे। अब इनको इंफिनिटी से उठा के यहां पर पटका, और जब इंफिनिटी से यहां पर लाए तो लाने में टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो जब भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो अपन पहला स्टेप होगा, सारे चार्जेस को कहां पर एज्यूम कर लेंगे? इनफाइनाइट पर। यहां पर कोई चार्ज नहीं है। अब वन बाय वन करके हर चार्ज को उसकी पोजीशन पर लेकर आएंगे और उस पोजीशन पर लाने में वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, फिर सारे वर्क डन को ऐड कर लेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा इन अरेंजिंग द सिस्टम। और वो टोटल वर्क डन ही किसके इक्वल होगा? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो समझिएगा, ये Q1 और Q2 दोनों इंफिनिटी पे भेज दिए। अब इनको वापस अपनी पोजीशन पे लेकर आना है, सिस्टम को अरेंज करना है। तो किसी भी चार्ज को लेकर आइए, मैं Q1 को लेकर आता हूं। तो सबसे पहले Q1 और Q2 दोनों मैंने कहां पर भेज दिए? इनफाइनाइट पे। अब मैं Q1 को A पर लेकर आ रहा हूं। तो वर्क डन इन कैरिंग charge Q1 work done by external force in carrying the charge Q1 from infinity to point A without changing speed। अब मैं बार बार एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा वो हमेशा विदाउट चेंजिंग स्पीड ही होगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार विदाउट चेंजिंग स्पीड नहीं बोलूंगा। तो Q1 को मैं पकड़ के लाया, इस A तक लाया, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया? कितना वर्क किया एक्सटर्नल फोर्स ने? देखते। तो जब Q1 को मैं A पे लेकर आया तो पता लगा जब Q1 A पर आया, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। क्यों नहीं था? अरे कोई सोर्स चार्ज ही नहीं है। यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको? नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो मेरे को उसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो। तो Q1 को जब मैं A पर लाया तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन का एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? जीरो। अब ये Q1 यहां पर आ गया। अब जब ये Q1 यहां पर आ गया तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब मैं Q2 को B पर लाऊंगा, जब मैं Q2 को B पर लाऊंगा तो वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा? Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। लेकिन जब Q2 को मैं B पर लाऊंगा तो वो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, और जब वो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? K। Q1 बोले तो सोर्स चार्ज, Q2 बोले तो जिसको ला रहे हो अपॉन R। अब Q2 भी यहां पर आ गया तो दोनों चार्ज आ गए। तो दोनों चार्ज जब यहां पर आ गए तो टोटल वर्क डन इन अरेंजिंग दिस सिस्टम क्या होगा? एक Q1 को लाने में वर्क प्लस Q2 को लाने में वर्क, तो 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये कितना हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है कि नहीं बात?
तो ये टोटल वर्क डन हो गया, और ये टोटल वर्क डन ही क्या होगा बेसिकली सिस्टम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना हमेशा जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन शुरू में जब दोनों चार्ज इनफाइनाइट पे थे, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अपन क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। दैट्स व्हाई अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, W डैश, और W डैश किसके इक्वल है, K Q1 Q2 अपॉन R। किसके इक्वल हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये तो बात हुई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। बोले तो एक ही सिस्टम में कितने चार्ज है भैया, कितने चार्ज है भैया, तीन चार्ज है। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। ये तीन चार्ज सिस्टम है, इनकी बीच की डिस्टेंस R12, इनकी बीच की डिस्टेंस R23 और इनकी बीच की डिस्टेंस R31। तो भाई ये तीन चार्ज सिस्टम है और मिनट से बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस सिस्टम को अरेंज करने में वर्क, उस सिस्टम को अरेंज करने में वर्क का मतलब उस सिस्टम के जितने भी चार्जेस है उनको इनफाइनाइट से लाने उनको इन्फिनिटी से उनके उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन आपको करना पड़ा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए सेट स्टेप्स अपने पास है कि जब भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो अपन ये एज्यूम करेंगे कि ये सारे के सारे चार्ज कहां पर थे, इनफाइनाइट पर। यहां तो कोई चार्ज था ही नहीं, सारे के सारे चार्ज इन्फिनिटी पर है। अब एक एक करके चार्ज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाएंगे, लाने में वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सब वर्क डन को ऐड कर देंगे। तो क्यू सबसे पहले क्यू किसी को भी पहले ला सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन इन कैरिंग Q1, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। तो वर्क डन इन कैरिंग Q1, work done by external force in carrying Q1 from infinity to point A without changing speed किसके इक्वल होगा। तो जब Q1 को इंफिनिटी से A तक ला रहा हूं तो पता लगा रहे यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो। या यूं बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, जीरो। तो Q1 A पर आ गया। अब जब Q1 A पर आ गया तो ये Q1 तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब अगर आप Q2 को इंफिनिटी से B पर लेकर आते हैं तो Q2 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा भैया। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन कैरिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो जब Q2 B पर आएगा तो ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, Q1 के। दोनों पॉइंट चार्जेस है तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि Q1 सोर्स चार्ज Q2 अपॉन R बोले तो इनके बीच का डिस्टेंस। अब Q2 भी B पर आ गया। अब Q3 को जब मैं लाऊंगा तो Q3 Q1 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा और Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो जब Q3 C पर आएगा तो ये Q1 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा और Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा कि Q1 Q2 अपॉन R। और जब ये Q3 Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि Q2 Q1 Q2 अपॉन R। कुछ बच्चे सोच होंगे सब बोलते Q1 है लिखते Q2 है, तो मेरा हमेशा बोलना है Q1 का मतलब सोर्स चार्ज। तो जब Q3 Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो सोर्स चार्ज कितना है Q2 और टेस्ट चार्ज कितना है Q3।
और जब Q3 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो सोर्स चार्ज Q1 है और टेस्ट चार्ज कितना है Q3। तो ये Q1 के अगेंस्ट वर्क, ये Q2 के अगेंस्ट वर्क, तो Q3 को लाने में ये टोटल वर्क डन। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने में जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, Q1 को लाने में वर्क डन प्लस Q2 को लाने में वर्क डन प्लस Q3 को लाने में वर्क डन। तो W डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। इसी तरह से अगर चार्ज सिस्टम 4 चार्ज सिस्टम आ गया तो अपन वही काम करेंगे, सारे चार्ज को इनफाइनाइट पर भेज देंगे, एक एक करके चार्ज को लाएंगे। तो सबसे पहले Q1 को लाएंगे तो Q1 को लाने में वर्क डन 0, Q2 को लाएंगे तो Q2 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, Q1 के। चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, अब की बार अपन डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अपन को लगता है बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये लेट अस सपोज Q4 है। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि Q1 Q2 Q3 Q4 सारे के सारे कहां पर है, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले Q1 को लाते हैं, तो Q1 यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो Q1 को लाने में वर्क डन 0। अब Q1 यहां पर आ गया, जब Q2 को अपन यहां पर लेकर आएंगे तो Q2 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वर्क डन कितना होगा कि Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये Q1 को लाने में वर्क, ये Q2 को लाने में वर्क हुआ। ठीक है, चलो इसको प्लस भी बाद में लिख देंगे, ये Q2 को लाने में वर्क हुआ। अब Q3 को लेकर आएंगे तो Q3 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, Q1 के में भी और Q2 के में भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, K Q1 Q3 अपॉन R31। लेट अस सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R31। और यही Q3 Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हो गया Q1 के अगेंस्ट वर्क, ये हो गया Q2 के अगेंस्ट वर्क, तो ये टोटल हो गया Q3 को लाने में वर्क। अब जब मैं Q4 को लेकर आऊंगा तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q4 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो जब Q4 को यहां पर लाएंगे तो Q4 Q1 के, Q2 के, Q3 तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, K Q1 Q4 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस R14। Q4 Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, K Q2 Q4 अपॉन R24। Q4 Q3 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो K Q3 Q4 अपॉन R34। तो ये वर्क डन हो गया। अरे ये Q1 के अगेंस्ट वर्क डन, ये Q2 के अगेंस्ट, ये Q3 के अगेंस्ट। तो ये हो गया Q4 को लाने में टोटल वर्क। तो ये हुआ Q1 को लाने में वर्क, ये हुआ Q2 को लाने में वर्क, ये हुआ Q3 को लाने में वर्क और ये हुआ Q4 को लाने में वर्क। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, टोटल वर्क डन इन अरेंजिंग द सिस्टम, इन सबका सम होगा और यही टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब इस टॉपिक पर दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q3। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q3। Q3 से मीनिंग किसी भी चार्ज की, Q1 की भी बोल सकता है, Q2 की भी बोल सकता है। बोले तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज, किसी पर्टिकुलर चार्ज की वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या होगा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना, अगर आपको केवल एक पर्टिकुलर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो इसका मतलब अपन को क्या करना है, उस पर्टिकुलर चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में वर्क डन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हम बाकी अदर चार्जेस को इंफिनिटी पर नहीं भेजेंगे, अपन केवल उस पर्टिकुलर चार्ज को इनफाइनाइट पर भेजेंगे
और इंफिनिटी से यहां तक लेकर आएंगे, लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को फाइंड आउट कर लेंगे, वो वर्क डन इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये Q3 को इनफाइनाइट से लाऊंगा तो Q3 Q1 के में भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, Q2 के में भी आएगा और Q4 के में भी आएगा। तो जब किसी पर्टिकुलर चार्ज को की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम उस पर्टिकुलर चार्ज को ही इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो हम पूरे सिस्टम को, पूरे चार्जेस को इनफाइनाइट पे भेज देंगे और एक एक करके 1 बाय 1 करके चार्जेस को इंफिनिटी से उनके इनिशियल पॉइंट पर लेकर आएंगे और वर्क डन फाइंड आउट करके सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे और वही उस सिस्टम की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अगर मैं एक बात बोलूं, इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द इंपोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर इन थर्मोडायनामिक। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही इंपोर्टेंस है जो कि थर्मोडायनामिक में किसका है, टेम्परेचर का। तो जो इंपोर्टेंस टेम्परेचर की थर्मोडायनामिक में है वही इंपोर्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, और वही इंपोर्टेंस वाटर के केस में किसकी है, वाटर लेवल, जिसको अपन हाइट भी बोलते हैं, उसकी इंपोर्टेंस है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वाटर की, लेट अस सपोज ये एक बहुत बड़ा वेसल है, बहुत लंबा चौड़ा वेसल है, इसके अंदर 100 लीटर वाटर स्टोर्ड है, लेकिन इसमें जो वाटर कॉलम की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। ये दूसरा वेसल है, और इसमें पता लगा 20 लीटर वाटर स्टोर है, और इस वाटर लेवल का जो यहां तक का हाइट है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब अगर अपन क्या करते हैं, इन दोनों वेसल को एक पाइप से कनेक्ट करते हैं तो वाटर ए से बी में फ्लो होगा कि बी से ए में फ्लो होगा, किधर से किधर फ्लो होगा, किधर से किधर, ए से बी में। लेकिन पता लगा बी में तो वाटर पानी ज्यादा था और ए में तो पानी कम था, लेकिन फिर भी पानी वाटर ए से किधर गया, बी में। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि वाटर पानी किधर फ्लो होगा वो वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वाटर लेवल पर। तो वाटर लेवल से डिसाइड क्या होगा, क्या डिसाइड होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। हाइट से डिसाइड होगा, क्वांटिटी से डिसाइड नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्वांटिटी से डिसाइड नहीं होगा, किससे डिसाइड होगा, वाटर लेवल से। पानी अपने आप इटसेल्फ हायर लेवल से किधर की तरफ फ्लो होगा, लोअर लेवल की तरफ। हाँ, ये जरूर है, लेकिन अगर अपन को पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल पे ले जाना है, नीचे से ऊपर ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जब आपके घर पे जब पानी आता है नलों में
और अगर अपन को वाटर टैंक छत पे रखा वाटर टैंक फिलअप करना होता है तो अपन को मोटर चलानी पड़ती है, और जब मोटर चलानी पड़ती है तो मोटर क्या करती है, वाटर को लिफ्ट करके ऊपर ले जाती है। तो वो मोटर वर्क करती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या करती है, मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट कर लेती है। और कभी कभी बहुत सी बार इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई और नल आ गए, पानी की टंकी खाली है, तो अपन को क्या करनी पड़ती है, बाल्टियां भर भर के नीचे से ऊपर ले जानी पड़ती है। तो जब पानी को आपको नीचे से ऊपर ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। अब एक बार वाटर रूफ टैंक पर स्टोर हो गया, अब आपको वॉशरूम में उसको यूज करना है, बर्तन धोने में यूज करना है, तो अपन क्या करते हैं, केवल टैप ओपन करते हैं और पानी अपने आप ऊपर से नीचे आ जाता है। छत के पानी को नीचे लाने के लिए बाल्टियां भर भर के लानी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है ना, नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि पानी अपने आप हायर लेवल से लोअर लेवल पर चलता है। ये वाटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली दो बॉडीज है, दो थर्मोडायनेमिक बॉडीज है, ए एंड बी। इसके अंदर पता लगा 200 कैलोरी एनर्जी स्टोर्ड है, हीट एनर्जी। इसके अंदर पता लगा 500 कैलोरी एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने इन दोनों को पास पास रख दिया तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। जैसे आप इन दोनों को पास पास रखेंगे, हीट एनर्जी कहां से किधर से किधर फ्लो होगी, हायर से लोअर। ये क्वांटिटी ऑफ हीट पर डिपेंड नहीं करेगी। तो अपन बोलते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज टेम्परेचर। हीट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम high temperature to lower temperature. It does not depend upon the quantity of heat. तो ये क्वांटिटी ऑफ हीट पर डिपेंड नहीं करेगा। हीट अपने आप हायर से किधर जाएगी, लोअर लेवल पे जाएगी। लेकिन अगर आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर जाएगी, लेकिन अगर आपको लोअर टेम्परेचर से हीट निकालकर हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हीट अपने आप तो हायर से किधर जाएगी, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भैया, हम तो लोअर से हायर को हीट देना चाहते हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप सबके घर पे एक मशीन ऐसी है जो कंटिन्यूअस लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट एनर्जी निकाल लेकर हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को देती है। नो डाउट अगर मैं इसमें से हीट एनर्जी निकालूंगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और वो जो चीज है वो आपकी क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जो फूड आइटम्स फ्रिज के अंदर पड़े होते हैं उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सराउंडिंग बोले तो रूम को प्रोवाइड करता है। और वो जो उसके अंदर रखी चीजें वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है। अब आप बोलेंगे सर हम तो वर्क करते नहीं, तो वो वर्क कौन करता है, फ्रिज करता है। फ्रिज के अंदर जो फ्रीऑन गैस है वो वर्क करती है। और एक बात बताओ, फ्रिज में कोई भी चीज आइटम ठंडा कब होता है, जब अपन उसका प्लग लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है। अगर लाइट चल जाए तो आप फ्रिज के अंदर 10 घंटे भी चीज 20 घंटे भी रख दो, कोई चीज ठंडी नहीं होगी। तो हीट अपने आप हायर से तो लोअर पे जाती है, लेकिन लोअर से हायर पे लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली द फिजिकल क्वांटिटी which gives the direction of flow of charge in electric field is known as electric potential. The physical quantity which gives the direction of flow of charge in electric field is known as electric potential. Positive charge placed in electric field itself flow from higher potential to lower potential, but negative charge itself moves from lower potential to higher potential. तो मैं क्या बोल गया कि भाई the physical quantity which gives the direction of flow of charge in electric field. तो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही इंपॉर्टेंस है जो टेम्परेचर का है, जो वाटर लेवल का है। पानी अपने आप हाई लेवल से लोअर लेवल पे चलता है, हीट एनर्जी अपने आप हाई लेवल से हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाती है।
लेकिन जब अपन चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव, और नो डाउट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का नेचर अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क भी करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज तो किधर से किधर फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो देखना समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे को पता नहीं किसने प्रोड्यूस किया, कौन सोर्स चार्ज है, लेकिन जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज रखूंगा, तो वंस अपॉन अ टाइम अपन ने बोला था अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो जैसे मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये चलेगा। तो ये लेट अस सपोज ए से बी और बी से कहां गया, सी पर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस सपोज ये जो मैंने चार्ज रखा था ये पॉजिटिव था, और ये ए से बी से सी पर गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है, जब ये ए से बी से सी पे गया, तो ए बी और सी पर पोटेंशियल कितना है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता लग गया कि क्या सी का पोटेंशियल बी से कम होगा और बी का पोटेंशियल ए से कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और अगर मैं यहां नेगेटिव चार्ज रखता, तो नेगेटिव चार्ज किधर से किधर मूव करेगा, लोअर से हायर। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स वो मूव करेगा, और किधर से किधर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज उसका अपोजिट वर्क करेगा, नेगेटिव चार्ज किधर से किधर करेगा, लोअर से हायर की तरफ। तो अपन को ये तो पता लग गया कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मूव करा, तो वो हायर से किधर की तरफ जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है। तो अपन को ये पता लग गया कि सी का पोटेंशियल बी से कम, बी का पोटेंशियल ए से कम। लेकिन बात आती है अब ए का पोटेंशियल कितना है, बी का पोटेंशियल कितना है, सी का पोटेंशियल कितना है। कंपेयर तो कर लिया कि सी का पोटेंशियल बी से कम होगा, बी का ए से कम होगा, लेकिन ए बी और सी पर पोटेंशियल है कितना, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस बताई है। अगर आप इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कंपेयर करें, और अगर मैं केवल एक पोटेंशियल को ही एक्सप्लेन करूं, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बॉडी। अ बॉडी placed in conservative force field moves from higher potential to lower potential। तो जैसे ही आप बॉडी को कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में रखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो वो किधर से किधर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल है तो उसको अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल देते हैं, और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। तो लेट अस सपोज ये आपकी अर्थ है, इसने अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया है। तो जैसे मैं ये पेन को छोड़ता हूं, तो पेन ऊपर से किधर आ रहा है, नीचे। तो पेन ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो पेन अपने आप कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो बॉडी अपने आप किधर से किधर मूव करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जैसे जैसे पेन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज्यादा है, क्योंकि बॉडी अपने आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वजह से किधर से किधर मूव करेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक के फील्ड के अंदर बॉडी दो टाइप की चार्ज हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो कंपैरिजन हुआ, कहां ज्यादा कहां कम है, लेकिन वैल्यू कितनी है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।